हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, यह 66 BPSC एंड बिहार SI के टारगेटेड ये प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व करता हूँ, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं, क्योंकि मैं BPSC टारगेटेड रखा हूँ। क्योंकि BPSC में आपको 10 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं, लेकिन हाँ BPSC में 5 ऑप्शंस होता है, लेकिन इसमें मैं 5 ऑप्शंस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये बिहार दरोगा के लिए भी है और बिहार दरोगा में भी 4 ऑप्शन ही होंगे। तो क्या होंगे कि आप जानकारी को बढ़ाइए और इसमें क्वालिटी फुल कीजिए। उसमें ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शंस उसमें यही होता है कि ई ऑप्शंस होता है, 5 ऑप्शंस होता है, जिसमें या तो एक से अधिक अगर ऑप्शन सही है तो भी ई होता है, यदि इनमें से कोई सही भी नहीं तो भी ई होता है। अर्थात क्या भी अगर इतनी चीज़ को अगर हम कंफर्म बेहतर से जानेंगे तो फिर वहाँ पर वो 5वां सॉल्यूशन मेरा ये हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप पढ़िए, देखिए, सुनिए। ठीक है, मैं नया हूँ, परंतु मैं पढ़ाने वाला मैं नया नहीं हूँ। मैं 6 to 10th ऑल सब्जेक्ट लगभग परमानेंट, और बीच बीच में मैं 11th 12th भी मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब में ऑनलाइन में पहल आया हूँ। तो मैं हर अंदाज से हर बेहतर चीज़ मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा पाऊँगा, क्योंकि जो कभी पढ़ाया नहीं, जो कभी बच्चों के सामने हुआ भी नहीं, वो लोग अगर ऐसा कर ले कि चाहे पढ़ा ले, तो फिर मेरे पास जब 7 साल के विभिन्न सीजन, मौसम, अनुकूल वक्त, हालत को मैं जब पार किया हूँ, बच्चों की स्थिति परेशानी को मैं समझकर उसको मैं जब सॉल्यूशन किया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी हर परेशानी या समस्या को मैं ज़रूर सॉल्व कर पाऊँगा। साथ ही साथ तो किसको किस प्रकार की परेशानी किस समय होती है, इसी में मैं बिल्कुल बाखूबी मुझे खबर व मालूम है। साथ ही साथ मैं ऑफलाइन क्लास में तो मैं ऐसा कहता ही हूँ कि आपके पास ऐसा कोई समस्या आने दूंगा ही नहीं, चाहे आपके पास कैसी कोई समस्या होगा जिसको मैं सोल्यूशन ना कर सकूँ। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा ये अंतर पड़ता है, थोड़ा फ़र्क होता है, डिफरेंस है, क्योंकि इसमें लोग कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जब कोई ऑफलाइन में होता है तो पूछने वाला भी उससे बाहर अपने क्वालिटी से बाहर नहीं पूछ सकता, और जॉब देने वाले अपने क्वालिटी से बाहर नहीं दे सकता। लेकिन कोई कुछ भी अगर पूछ दे, तो कौन किस किताब से, किस कुंजिका से, किस गूगल से कहाँ से सवाल पूछेगा, पूछने वालों को भी क्या खबर, जवाब देने वाला भी उसका कहाँ से जवाब देगा, इसकी क्या खबर। लेकिन जब कोई वो ऑनलाइन लाइव होता है या सामने होता है, ऑफलाइन जब सामने होता है, तो उसको अपनी क्वालिटी जानकारी के अनुसार ही उसकी अपनी प्रैक्टिस के आधार पर ही जवाब देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ऐसे विश्वास है कि इसी समय से तो मैं गुजरा ही हूँ, लेकिन देखिए अब क्या होता है। ठीक है, यह मेरा सेट नंबर 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। इसको आप इसलिए इसको फैलाने की कोशिश कीजिए ताकि मैं और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊँ, और आपको किस तरह की कंटेंट चाहिए या किस तरह से होना बदलना चाहिए। मैं कोई यूट्यूब में क्लास किया भी कम हूँ, चूँकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं पढ़ाया हूँ, पढ़ाते रहा हूँ। तो जिस तरह से आपको चाहिए, आपको ज़रूरत हो या बेहतर जैसा हो, आप हमको ज़रूर बताते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला एस्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। आपको बता दीजिए कि ये ध्वनि डॉक्टर स्टेथोस्कोप को लोग यूँ आम समझ में इसको आला भी बोलते हैं। ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और इस यंत्र से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों की गति की, इसके बारे को रोगों को पहचानता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में देखते हैं, 2 में है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। ऑप्शन से भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोल प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय या कुलोथुंगा चोल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव
भीमदेव शोलांकी द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें देखते हैं पारिस्थितिकी के जनक। पारिस्थितिकी के जनक तो देखेंगे ऑप्शन से अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, ई वार्मिंग, चार्ल्स एल्टन। तो क्या है कि पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल हैं, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र दैट मीन्स इकोसिस्टम वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. ऑन्सले ने 1935 में किया था। इस प्रकार पारिस्थितिकी जनक अर्नेस्ट हैकेल हैं, जो ऑप्शंस मेरा ये हैं, लेकिन इस वर्ड का प्रथम उपयोग जो किए थे वो है आपको ए.जी. ऑन्सले, जो ऑप्शंस में नहीं है। थैंक यू। इस पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन है? लोरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। तो क्या है? लोरिया नंदनगढ़ का है। देखिए कि यह चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति लगाई हुई है, जो इनकी खूबसूरती सजावट जो भी बोली है। तो इसके मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। देखते हैं इसमें है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? ऑप्शन से अरविंद घोष ने, सचिंद्र संथाल ने, सूर्य सेन ने, बी.डी. सावरकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। अब यदि बी.डी. सावरकर के बारे में जानना चाहेंगे तो इसकी स्थापना अभिनव भारत 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था, लेकिन यह एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बना था, जो वास्तव में जो 1905 के बाद यह ऐसा हुआ कि ये गुप्त तौर पर ये चोरी छुपके क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत के रूप में या उसके रूप में काम किया। अभिनव भारत वास्तव में महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक के मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया गया था, और इसमें था कि सबसे पहले 1904 में सावरकर ने जो किया था, तो गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले के उद्देश्य से मित्र मेला था, अर्थात ये मित्र मेला ही इसका ढांचा था। इसी को ही ट्रांसफर करके परिवर्तन करके बदल कर ये क्या हो गया था, ये अभिनव भारत हो गया था, जो गुप्त क्रांतिकारियों के एक संगठन के रूप में सामने आया था। तो इसका राइट आंसर है डी, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में देख रहे हैं 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन से जिनेवा, बी बीजिंग, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? यह है ऑप्शन से कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर या मुक्तेश्वर मंदिर। तो क्या है? कोणार्क के मंदिर जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क की सूर्य मंदिर, ये पूरी स्थित कोणार्क का एक विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम के चोडगांग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपने ही समझा, इसीलिए इसे ही क्या कहेंगे हम, कोणार्क मंदिर, इसके पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से जो चर्चित है कोणार्क मंदिर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के पास आते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पैम्पस, प्रेरीज, एस्टेपीज।
तो क्या है आपको, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास वाला, ठीक है। तो ये है पंपस, ये क्या है, ये पंपस है। जबकि आपको प्रेरीज जो है तो ये यूएसए का है। और प्रेरीज को क्या बोलते हैं, याद रखिए, प्रेरीज को विश्व का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि यह जो है पंपस, ये शेल्वा अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में है, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वाले घास में स्थित है, ठीक है, शेल्वा। और ये पंपस अर्जेंटीना उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो गया, पंपस, ठीक है। पंपस कहाँ पाया गया, पंपस अर्जेंटीना उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में। जबकि शेल्वा पाया गया अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में। जबकि प्रेरीज पाया गया यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है, केल्विन पर है, जीन पीरियड क्रिस्टियन पर है, मार्टिन एस्ट्रोमर का है, एंडर्स सेल्सियस। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे कई बार आता है, ऐसे कई बार चीज़ होता है, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, चे और अलेसंद्रो वोल्टा है, तो उसका नाम से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। तो इसमें जब सेंटीग्रेड सेल्सियस को मापता है, सेंटीग्रेड जब सेल्सियस को मापता है, तो इसमें से सेल्सियस तो कहीं तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या देखने मिलता है, एंडर्स सेल्सियस है। तो यह अगर हम नहीं भी जानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। वैसे एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिकी शास्त्री तथा गणितज्ञ थे, जो 1742 ईस्वी में सेल्सियस पैमाने की खोज की थी, और उन्हीं के नाम से ही सेंटीग्रेड सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नाम पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई विकास के लिए किसके, निर्यात उद्योगों का, लघु उद्योग का, पिछड़े क्षेत्र एवं पहाड़ी उद्योगों का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें देखने मिलता है कि निर्यात उद्योग के विकास के लिए भारत में मुक्त व्यापार को अपनाया गया था। यह घटना कब किया गया था, 1 जुलाई 1999 में। कब किया गया था, 1 जुलाई 1999 में। वो भी किसके साथ, आपको यूँ कही जाए चीन के तर्ज पर, चीन को उसके साथ टकराने बोलिए, चाहे उसके जैसे तुलना करने के लिए किया गया था। और भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जयपुर के निकट सीतापुर में खोला गया था। कहाँ पर, आपको जयपुर के निकट सीतापुर में खोला गया था भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। यहाँ पर देखते हैं, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या होता है उसमें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2H2। तो इसमें है आपको क्या, सबसे अधिक रहता है सीएनजी में मीथेन रहता है, जिसमें आपको 80% से लेकर 96% तक उसमें मीथेन पाया जाता है। जबकि थोड़ी सी मात्रा में 80 से 96, इसमें थोड़ा अप डाउन भी विभिन्न राइटर विभिन्न किताब के अनुसार थोड़ा उसमें अंतर आ जाता है। चूँकि मैं विभिन्न क्लास के एनसीईआरटी से लेकर भारतीय वन से लेकर मैं कई प्रकाशनों की किताब में विभिन्न बच्चों के साथ पढ़ाता हूँ, देखता हूँ, तो हमें इस बात का खबर है कि एग्जैक्ट सभी जगह पर जो सेम मिल जाएगा तो ऐसा आपको नहीं मिलता है, जो मेरा अंदाज आज के 7 साल का मेरा अनुभव कहलाता है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी बुक में भी जूनियर लेवल सीनियर लेवल में फ़र्क पड़ जाता है। ये सीएनजी बिल्कुल धुआं रहित होता है, ठीक है। सीएनजी कैसे, यहाँ पर जो मेरा सीएनजी है, तो सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है, जिसमें पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो 70% कम करता है, नाइट्रोजन को लगभग 87% कम करता है, जैविक गैसों को लगभग 89% कम करता है। वैसे सीएनजी का उपयोग 15 अगस्त 1955 ईस्वी को, कब सीएनजी का उपयोग सबसे पहले 15 अगस्त 1955 ईस्वी नई दिल्ली में किया गया था, और उसको थोड़ा साल का साधारण किया गया था, लेकिन 2003 तक ये सीएनजी का उपयोग दिल्ली जैसे शहर में ये बिल्कुल 100% हो गया था, ठीक है। सीएनजी बिल्कुल धुआं रहित, प्रदूषित रहित ये ईंधन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्या है कि
निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना 1 दिया गया। किसको? इनसेट 1 को, मैडसेट को, एनसेट 2B को, अग्नि 3 को। तो क्या है, ये मैडसेट नाम दिया गया था जिसके प्रथम मौसम उपग्रह मैडसेट जो 12 सितंबर 2002 को PLLBC-4 जो रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। वास्तव में क्या था कि ये जो आप जानते हैं कल्पना चावला है ना, कल्पना चावला जो अमेरिकी हो गई थी, वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, परंतु भारत की ही थी, मूल रूप से भारतीय थे, तो उसी के नाम पर इसको रखा गया था। जबकि अग्नि 3 जो है, अग्नि 3 क्या है, ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली चीज़ है। और अग्नि 3 का पहला परीक्षण 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 में देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का क्या नाम था? तक्षशिला था, अवंतिका था, इंद्रप्रस्थ था, इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैं तो प्रत्येक ऑप्शंस पर इस तरह से डील किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय लॉन्ग हो जाता है। लेकिन लॉन्ग से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि किसी पर ऑब्जेक्टिव ही ऑप्शन ही पढ़ लिया जाए तो हमें तो नहीं लगता इससे किसी को फ़ायदे होंगे। ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन को समझाया ना जाए तो फिर मैं नहीं मानता, फिर किसी का वीडियो दिखाना, चैनल चलना और उसका नाम उसको व्यू और लाइक मिलना ही कहलाएगा। लेकिन आज तक मैं ऑफलाइन क्लास में मैं अपने स्वार्थ हित में ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ जिसमें मेरी अपनी हित हो। मैं आज तक मैं करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लाइफ के लिए। और जो सुनते देखते हैं, जैसे आप अभी ऑनलाइन अगर ये देख रहे हैं तो इसमें भी अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के ही सुना दूँ तो मेरे अंदाज से ये सही नहीं है। अब आपको जैसा लगे, जिस तरह से लगे, आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं आपकी इच्छानुसार मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ऐसे बता दिए कि वैसे कौन कैसे करता है, इस पर भी मुझे कम जानकारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? क्या था? नवजीवन था, हरिजन था, इंडियन ओपिनियन था, अफ्रीकन न्यूज़ था। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो इंडियन ओपिनियन नाम से ही अखबार निकाला था, और जो गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। किसमें? गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में देख रहे हैं, मई 2020 को WHO संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? ये हैं ऑप्शंस ए 1982, 1980, 1990, 2000। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको 1980 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? DRDO, ISRO दैट मीन इसरो, या यूनेस्को, या गूगल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? ये इसरो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? ऑप्शन से अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, या अलास्का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। देखेंगे, टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का एक रूप है। सवाल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से किस टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो क्या मिसिसिपी मैदान को? और वैसे क्या टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी एक रूप होता है
जो यह टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग 800 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है और ये साधारण थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन ये यूएसए के मिसिसिपी घाटी में ही अक्सर आती है, खाड़ी में, और मैक्सिको की खाड़ी में होती है, और इसको ये आपको ऑस्ट्रेलिया से भी उत्पन्न होती है। कौन? टॉर्नेडो चक्रवात तूफान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। सुएज नहर किसको मिलाती है? सुएज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर अरब सागर को, लाल सागर भूमध्य सागर को, अरब सागर भूमध्य सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई? किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साबिन, जॉन साल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। वैसे एडवर्ड जेनर तो इसको किसका खोज किया था? चेचक का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया था। ठीक है, इस तरह से है। और अल्बर्ट साबिन आपको टीका का, इसका ओरल पोलियो का खोज किया था। नेक्स्ट चलते हैं, बनाया गया था 20 की ओर। 20 में लिखते हैं कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है, अकाउंट से है, साइंस से है, मीडिया से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजाइन से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में लिखते हैं निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है एलबी को, एमजी को, टीबी को, सीएचजेड को। तो क्या करते हैं? टीबी को, यूनिट स्टोरेज मापने के लिए टीबी को लाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। शरणत स्तंभ का निर्माण किया था किसने? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। सारनाथ। ठीक है, सारनाथ का क्या था? अशोक ने। अब जानते ही हैं। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित था। कौन? ब्राह्मण समाज का। ब्राह्मण समाज का क्या सिद्धांत था? नास्तिक पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर। तो देखिए, ये ब्राह्मण समाज जो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में, और उस 1829 ईस्वी में साती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था जो। ठीक है, तो उसी राजा राम मोहन राय का ये ब्राह्मण समाज का भी था, स्थापित किया था 28 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। उसमें एक देववाद पर आधारित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। देखते हैं उसमें जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तु की सूची से नहीं हटाया गया है? ऑप्शन सी चीनी को, अनाज दाल तिलहन को, खाद्य तेल को, या प्याज और आलू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहारित है। झूम खेती है जो आदिवासियों के द्वारा क्या किया जाता था? एक जगह पर खेती की जाती थी, फिर इसको हटा दिया जाता था, यानी कि 2-3 साल तक उसमें खेती करते थे। खेती करने के बाद उसको कमज़ोर समझा जाता था, उसकी खेती ज़मीन को अनउपजाऊ समझने लगा जाता था, तब वहाँ पर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो यह कहाँ पर होता था? तो ये सर्वाधिक बोला गया है असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। तो देखिए, सबसे अधिक झूम की खेती नागालैंड में होता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन शुभारंभ किया? ULA के द्वारा, CNES के द्वारा, इसरो के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो क्या जो है हो जाएगा?
ये ULO के द्वारा रोबर मिशेल को शुभारंभ किया। नेक्स्ट है 27 के पास देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तीसरी तो अगर आपको याद होना चाहिए तो ये 24 ही अनुच्छेद 24 है, ना ये है, ना 17 है, ना 19 है, ना 23 है, इसलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा 24, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है। भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है क्या? कृषि तथा सहबद्ध उत्पाद का, सिलाई वस्त्र का, हस्तशिल्प वस्तुओं का, इंजीनियरिंग सामानों का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय समय पर इसमें अंतर आ जाता है। कृषि सहबद्ध उत्पाद भी है, सिलाई वस्त्र भी है, हस्तशिल्प भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है ये सही है आपको इंजीनियरिंग सामानों का। ठीक है, इसका यही होगा जो इसका कुछ ज़्यादा प्रतिशत मात्रा है। और जैसे देखेंगे किसमें देखेंगे 19.4% है, जबकि आपको सिलाई के लिए 19 है और कृषि से संबंधित 11% है। क्योंकि अगर ज़्यादा हम उपजाते भी हैं तो महंगा भी तो नहीं होता है, लेकिन इंजीनियरिंग सामान जो होता है वो सबसे अधिक इसी से प्राप्ति होती है हमको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 में देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के संबंध में गलत विकल्प को पहचाने। क्या है? बढ़ी हुई रकम के संबंध में गलत ऑप्शंस को पहचानने के लिए कहा गया है। ऑप्शन से द्रोणाचार्य लाइफटाइम अवार्ड 15 लाख रुपये, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपये, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपये, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 20 लाख रुपये। तो क्या होगा कि अब जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 20 लाख रुपये जो बताए जा रहे हैं जो नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या कहा है? बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के संबंध में है, जो ये बात सही नहीं है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। कॉस्मोस 2406 है क्या? एक सुपर कंप्यूटर, एक सैन्य उपग्रह, एक मानव रहित विमान, रूस का मंगल अभियान। तो क्या है? यह एक कॉस्मोस आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से हमारे भारत का इसरो है, जिस प्रकार अमेरिका का नासा है, उसी प्रकार रूस का अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कॉस्मोस है। तो इस कॉस्मोस के द्वारा एक यान छोड़ा गया था रूस से 1 सितंबर 2004 को, जो आगे चलकर उसे क्या कहा दिया गया? सैन्य उपग्रह के रूप से विकसित किया गया। इसलिए क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य उपग्रह, ऑप्शंस बी सही। नेक्स्ट चलते हैं 31 के पास। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन से महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर औरंगाबाद। ठीक है, यहाँ पर लंबी हो जाती है, नहीं तो फिर और मैं फिर बातें करती इस पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिली mm दैट्स मीन इंच मिलीमीटर दैट्स मीन 0.12 इंच का खनन किया, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन से देखिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
33 के पास बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था, बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था क्या? प्रांत में खेली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन, या प्रांत में ब्रिटिश द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान का निर्देशन या अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। तो क्या है? प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। 33 में देखते हैं, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी। तो क्या है? नहीं पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, 1917, 1918, 1971। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1916 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? ए रबी, बी खरीफ, ज़ैद, उपयुक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा? ये बिहार में सब कुछ होता है, अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। भारत का पहला राज्य है जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी आसाम, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ही जमीन को पट्टी में देने के लिए नीति लागू किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशंस। तो क्या हो जाएगा? इवापोरेशन तो जलवाष्प कहलाता है, कंडेंसेशन तो संघनन जमना कहलाता है, ट्रांसपिरेशन तो आपको आर-पार करना कहलाता है, प्रेसिपिटेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। क्या है मानव? एक निर्भरता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। क्योंकि जब हम हरा साग सब्जी खाए तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाए, जब हम लोग किसको कहेंगे मांसाहारी या कि सेकंड टाइम द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता को खाए तो हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इसलिए मानव वैसे सर्वाहारी है और ये प्रथम तथा द्वितीय दोनों उपभोक्ता का काम करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। 40 में देख रहे हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था काशी था, अयोध्या था, प्रतिष्ठानपुर था, श्रावस्ती था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। वैसे पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो अभी वर्तमान में झुंसी जिसे इलाहाबाद में है वो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता था। ऑप्शन से है आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो हम देखेंगे इसके बारे में। फराजी विद्रोह का नेता, देखिए फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय अनुयायी थे। कौन? फराजी लोग फरीदपुर वासी हाजी शरीयतुल्लाह, किसके द्वारा? हाजी शरीयतुल्लाह चलाए गए संप्रदाय अनुयायी थे। और ये लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। वैसे शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ, जो 1819 से 60 ईस्वी तक ने बंगाल में अंग्रेजी को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जो ये चलाया गया संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर अत्याचारों का विरोध करते थे। इसी प्रकार फराजी उपद्रव 1838 से 1857 चला था। फराजी उपद्रव कब चला था? 1838 से 57 तक चलते रहे थे। अंत में संप्रदाय वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। इस प्रकार समझ में आ गया कि आपको दादू मियाँ, ठीक है, चूँकि लॉन्ग टाइम किसने चलाया? आपको
दादू मियाँ जो 1819 से लेकर 60 तक लॉन्ग टाइम तक चलाया और 57 के विद्रोह के बाद तक भी चलते रहा, जो कौन था, शरीयतुल्लाह की पुत्र था। हालांकि इसकी शुरुआत किसने किया था, शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक ये एक कल्याणकारी शासक थे जिन्होंने 300 नए शहर को स्थापित किए थे, जिसके अंतर्गत दिल्ली का लाल किले के पास लाल किले के पास जो फिरोज शाह कोटला, वहाँ पर एक तो स्टेडियम भी था जो चर्चित फेमस कोटला स्टेडियम था, जिसे अभी अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, ये जो सब प्रमुख शहर हैं ये फिरोज शाह द्वारा ही स्थापित किया गया था। चूँकि 300 शहर स्थापित किए थे तो इसके अंतर्गत ये शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास, बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश देशांतरों का कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, इसे याद करना ये सही है और इसे थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इसे सभी समझते हैं कि याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब जान लीजिए, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड पूर्वी देशांतर के माध्यम में ये फैली हुई है। तो ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करेंगे और हालांकि ऐसा आ सकता है, ऐसे एक बार अपने बिहार में आएंगे, फिर एक बार इंडिया का भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट के पास क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या बोले, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1970 को, 1964, ऑप्शन बी 1964, सी 1960 और डी 1980। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1964 ईस्वी को केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी किसने? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GKB राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो देखिए, ये बलवंत राय, इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति ने ही, उन्हीं की सिफारिश से ये त्रिस्तरीय पंचायती राज आया था, जिन्हीं की सिफारिश में कहा गया था कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना ग्राम स्तर पर पंचायत किया जाए, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत होगा और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। किसने? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश यह था कि पंचायत हम त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कहते हैं, जो हाल ही में बिल्कुल बिहार में फिर से आने वाला है, अप्रैल महीना में होने वाले हैं। तो 3 स्तरीय पंचायत में पहला ब्लॉक पंचायत स्तर पर पंचायत होगा, ग्रामीण स्तर पर पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। ठीक है, इनके अलावा और कई बातें हैं, लेकिन चलिए इसको इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के पास, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति साक्ष्य मिले हैं। राजगीर से, वैशाली से, उपयुक्त ए और बी दोनों से, और डी में है ना ही ए और ना ही बी, यानी एक और दो दोनों नहीं। तो इसमें देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? कौन? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। क्या बोला? किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में
जनवरी 2020 में सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाए, तो वह है भारत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। जीन प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की पद्धति, या आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की पद्धति, या मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो इसमें देखेंगे किसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि जीन है, अब जानबे करते हैं कि जीन है, डीएनए है, ये लोग एक जैसी चीज़ है, तो इसका राइट आंसर है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। जीन प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली भाषा में था, संस्कृत में था, प्राकृत में था, ब्राह्मी में था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के पास। जातिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जातिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चिटगांव सशस्त्र लूट। तो देखेंगे ये लाहौर षड्यंत्र था। ठीक है, इसका राइट आंसर लाहौर षड्यंत्र था, जो सैंडर्स हत्याकांड से ही था। ठीक है, और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जातिन दास, ध्यान दें, जातिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल किया था और लगातार 64 दिन भूख हड़ताल के दौरान ही शहीद हो गए थे। कितना दिन? 64 दिन। कौन? जातिन दास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजरी, शेरशाह, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गजरी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ये मोहम्मद गजनी हैं। ठीक है, जो क्या था कि देवी लक्ष्मी की इसमें आकृति था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगर सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के सुना दी जाए तो इससे कम समय लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के मेरे विचार से सही नहीं, आप भी सोच के देखिए कैसा होगा, आप इसको ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे आप शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपके इस शिक्षण डिपार्ट से मैं ही हूँ, लॉन्ग समय से हूँ। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाऊँगा, बट सिर्फ मैं न्यू हूँ और आपको कैसा और किस तरह की चीज़ चाहिए उसे देने के हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगर सिर्फ मैं इसको ऑप्शन से इसके बोल दूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन यहाँ पर अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप से है। तो आपको पता होना चाहिए छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, कौन? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कोको चैनल अंडमान एवं म्यांमार के बीच है। कौन? कोको चैनल अंडमान और म्यांमार के बीच, इसमें कोको चैनल है जो कितने डिग्री पर है। उसके बाद क्या हो गया के बीच पाक की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल जो कावरती द्वीप, मिनी काइकी द्वीप के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो है 10 डिग्री, लेकिन आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री भी मैंने बता दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? चलिए, ये हमारा डायरेक्ट छठ है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। 54 है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है।
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के पास। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस आपको 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, पॉल्क स्ट्रेट में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 57 के पास। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो देखेंगे पश्चिमी घाट है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के पास। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे किनको? स्वर्ण आभूषण को, गायों को, तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के को। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के पास। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने या चित्तरंजन दास ने? ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कई वकील इसमें छोड़ दिए थे। इस वकील का अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है। और सिर्फ इसमें अकेले चित्तरंजन दास ही नहीं थे, बल्कि मोतीलाल नेहरू भी थे, एम.आर. जायकार भी थे, किचलू भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, राजगोपालाचारी भी थे, टी प्रकाशम और असफ अली भी इसमें वकालत छोड़ दिए थे। ठीक है। इसके अलावा आपको, ठीक है, इतना ही इसमें रखता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 के पास देखते हैं। मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए, हम जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को बस यही ग्रामीण कृषि विकास के लिए किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन से अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई आपको 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी 2637 मीटर पर स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसे, ठीक है, और यहाँ टोडा जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे यहाँ पर ऑप्शंस में महेंद्रगिरी भी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो ये 1501 मीटर है। ठीक है। और ये 2695 मीटर है। अमरकंटक भी है। अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक मैकाली पर्वत की ऊंची श्रेणी है, जिससे 1066 मीटर ऊंचा है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी, सोन नदी की उद्गम हुई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कैनरी धारा, वेंगुले धारा, अंगुलहसा धारा या ब्राजील धारा? ठीक है। तो इसमें देखेंगे बेंगुल धारा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। 63 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सा द्वारा एनिस्थेटिक के लिए स्थानापन्न
के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या क्लोरीन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर, निगमकर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। तो इसका क्या हो जाएगा? ये उत्पाद शुल्क। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति क्या होती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ जाती है? तो ध्यान देंगे कि देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वसन की गति तेज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 65 के पास आते हैं। 65 में देखते हैं बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? शीत व ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म व वर्षा, शीत ग्रीष्म बसंत व वर्षा, ग्रीष्म वर्षा शिविर व शीत। तो देखेंगे यहाँ पर है आपको शीत, ग्रीष्म और वर्षा। वैसे 3 तो मौसम ये होता ही है मुख्यतः। आपको इसके बाद इसकी बीच बीच बनाकर आप 5 मौसम गिनी जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु, गर्मी और जाड़ा ये तो 3 मनली मुख्य ऋतु ही होता ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? क्या सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, कब विकसित, निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में? तो क्या हो जाएगा? ये मोहनजोदड़ो में। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था कि उसकी विशेषता, उसकी सड़क परियोजना, सड़क का जो निर्माण था वो इसका सबसे चर्चित था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 के पास। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे? कौन? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, या जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मीनाबेल? तो ध्यान देंगे चंपारण आंदोलन ये तो बिहार का था, है ना। और कब आया था? नील के लिए आया था। और नील आंदोलन किया गया था जो 1917 से 18 तक हुआ था। और कब हुआ था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण महात्मा गांधी को बुलाए गए थे। और वैसे अगर यह भी जान ले तो ये कहाँ था, तो महात्मा गांधी से शुक्ल मुलाकात आपको कलकत्ता इसके अधिवेशन में गए हुए थे, उस समय ही बुलाया गया था कि चले हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ द्वारा किसानों को बहुत जुल्म सितम की जाती है, जो 3 कठ्ठी योजना लागू था। तो इसमें जब है तो कम से कम बिहारी क्षेत्र का ज़्यादा होना चाहिए। इस हिसाब से उनमें ब्रज किशोर था, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे, JB कृपलानी थे तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवी नेताएं शामिल थे। तो इसमें इस हिसाब से क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जो हमारे बिहार के क्षेत्रीय बड़ा नेता थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के पास। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ पर, सांची पर, कोणार्क पर या महाबलीपुरम पर? तो देखेंगे कि ये है आपको सारनाथ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के पास। 4 मूलभूत अधिकारों में से, क्या 4 मूलभूत अधिकारों में से एक चयन करें जो भारत के नागरिक और विदेशियों के लिए उपलब्ध है? कौन? निम्नलिखित 4 उपबंधों में से एक तो चुनना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध है, या सार्वजनिक रोजगार के लिए विषय में अवसर की समानता जो 16 है, भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण 29 है, या धार्मिक मामलों पर प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस ए, देखिए ऑप्शंस डी, ठीक है, धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो आप जानते ही होंगे कि ये 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, जो 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण करता था, ये कहाँ है? रुद्रदेव में है, कृष्णदेवराय में, या जहांगीर या औरंगजेब? तो क्या है ये? रुद्रदेव, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर महानदी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, अरबी है, उर्दू है, फ्रेंच है, हिंदी है। क्या बोला गया? फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरीन के बाद, ठीक है, बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो ये है आपको हिंदी, ठीक है, जो लगभग आपको 40 करोड़ आसपास लोग ये बोलते हैं, ठीक है, चूँकि 2011 की रिपोर्ट अनुसार था 36 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं 75 में वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से गिरती है, ये हवा में प्रतिरोध होता है, ये जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में पृष्ठ तनाव होता है, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? हाँ, क्या बोला? वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर क्या कर सकता है? मौत तक उत्पन्न कर सकता है। एस्बेस्टस धूलकण, या कैडमियम, या लेड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ध्यान देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लड के ऑक्सीजन से साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, दैट्स 50% से अधिक हो जाती है, तो उसको सांस लेने के लिए दिक्कत होने लगता है, और उससे अधिक बढ़ जाने पर, यानी 50% तक तो तकलीफ होने के बाद जी लेते हैं, लेकिन उससे अधिक बढ़ जाने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब 50% से अधिक आगे बढ़ जाता है, तब वो क्या कर जाता है? वो मृत्यु का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लोहरादेव, सिनवार, सोहगोरा, या कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरादेव से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 78 के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, या दीनशाह वाचा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं 79 में सरफी सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? किसको? आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को, वाराणसी को? क्या बोला? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में। किसके? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के पास। 80 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। देखिए ये है हेमोफीलिया या कैंसर, रेबीज, गलसुआ। देखिए रेबीज रैबिडो वायरस के कारण रेबीज बीमार होता है जो उसके गर्दन में दर्द होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसे जल से डरने का रोग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गर्दन में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। इसके मुंह से लार निकलते हैं, ये नहीं खाने वाली चीज़ को खाते हैं, इंसान को हो तो दांत काटते हैं, इससे पागलपन आ जाती है। ऐसे कुत्तों में, बिल्लियों में होता है। और इससे रेबिडो वायरस की आपको संचित कहाँ पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है, गिलहरी में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, बिल्ली में पाया जाता है, लोमड़ी में पाया जाता है। इस सारी चीज़ में आपको क्या पाया जाता है? आपको रेबीज का वायरस, रेबिडो वायरस पाए जाते हैं। और ये मनुष्य को अगर रेबीज से ग्रसित अगर कोई कुत्ता मनुष्य को काट ले तो आदमी 3 से 5 दिन तक से लेकर 1 साल के भीतर मर सकता है। और आपको बता दी जाए कि अगर रेबीज से ग्रसित कुत्ता हो तो उसके पहले पहचान करनी चाहिए। कुत्ता काट लेने से उसको क्या करना नहीं चाहिए? उसको मारना नहीं चाहिए। और अगर कुत्ता जब किसी मनुष्य को काट ले तो उसे अच्छी तरह से साबुन से धो लेनी चाहिए। बात इसकी बहुत सारी जानकारी है, चूँकि मैं इसको यही सब पढ़ाता ही हूँ। ये वर्तमान क्लास 9 क्लास भारतीय भवन में मैं बिहार विद्यालय के सिलेबस में पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 में जरूर आता है, ये सब कुछ आता है। और क्या हो जाता है, उसके पेट में 10 सुइयाँ लगाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए धन्यवाद। ये ऐसा बीमारी है जो ऑप्शन नंबर सी रेबीज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास। 81 में देखते हैं भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कि गुजरात में? तो क्या हो गया? ये ऑप्शन ये सही जो केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 82 के पास। 82 में देखते हैं प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। स्पीकर किसको कहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो किस पर पहले लाया गया था? ये है BR जाखड़ या GB मावलंकर या हुकुम सिंह या KS हेगड़े? तो देखेंगे GB मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो लोकसभा में आपको 3 लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनमें से सबसे पहले कौन था? GB मावलंकर था, क्योंकि वो प्रथम स्पीकर भी थे और उनको भी लगा ही था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन 83 के पास। 83 में देखते हैं 17 परिणामों का औसत मैथमेटिक्स क्वेश्चन 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम परिणामों का औसत 65, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा? तो देखिए, वैसे मैं बता दूं कि मैं 7th ईयर एक्सपीरियंस ऑल सब्जेक्ट टीचर हूं, तो ये सब में क्वेश्चन भी तो इजीली बना सकता हूं, लेकिन मैं ऑनलाइन में नहीं हूं। इसको लिखने में हमको थोड़ा तकलीफ परेशानी होती है, अर्थात की जगह कम उपलब्ध होता है। इसमें भी अनुभव नहीं बना है। जब तक मैं सिस्टम उपलब्ध नहीं कर पाता हूँ तब तक इसके लिए मैं आंसर बोल देता हूँ आपको। आप इस सेल्फ प्रैक्टिस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 84 के पास। 84 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता होता है? ऑप्शन से इथेफॉन, एट्रोजिन, आइसोप्रोटोन या मैलिथियन? तो देखेंगे कि इसका आंसर है एथेफॉन। ठीक है, क्योंकि एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, इथेफॉन और कार्बाइड, जिसे लोग हम कार्बेट कह देते हैं, फल पकाने के लिए काम आता है। तो सबसे बेहतर लेकिन एथिलीन फल पकाने के लिए कहा जाता है, जिसको कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि नेचुरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो कौन हुआ इसका? ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जी। ये ऑप्शन सी है
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के पास। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन सी है तराइन का युद्ध 1191, ये 1192, या चंदवार का युद्ध 1194, या कन्नौज का युद्ध 1194। तो क्या है, जयचंद विजय जयचंद का पुत्र था जयचंद, जो और ये पुत्र जयचंद इसका 1170 से 94 तक गाहलवाड़ वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जीतने के बाद 1194 में जयचंद राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसमें चंदवार के मैदान जयचंद की सेना पराजित हुई थी तथा जयचंद मारा गया था। तो कब हुआ ये? 1194 ईस्वी। ठीक है, तो 1194 ईस्वी जो चंदवार का था, इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सी.आर. दास को, फजलुल हक को। तो क्या होगा, ये महात्मा गांधी को। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जालियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें आपको जनरल ओडायर ने गोली चलाने की बात कही थी, जिसमें एक गोलाकार मैदान था, जिसमें से मात्र कुछ सेकंड ही 3 मिनट का समय दिया था लोगों को निकालने के लिए। हजारों लोग जो आपको डॉक्टर सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी के खिलाफ में ये आपको एक जनसभा कर रहे थे, जिसमें जाके गोली चला दी थी, 1000 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 449 लगभग 500 था, लेकिन अपनी देशी रिपोर्ट के अनुसार ये लगभग 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके लिए जांच कमेटी के लिए क्या कहता, हंटर आयोग का जांच समिति बना था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड को काला कानून कहा गया था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था। ढेर सारा बातें हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में कम बोलने की मौका मिलता है। मैं आगे की ओर चलता हूँ 88 के पास। 88 में देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? ये भी लगता है ये मैथ का क्वेश्चन है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। तो देखने वाली बात है, यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। रूट के अंदर की संख्या को, ये सबको क्या बोला जाता है? या आपको रूट के गुणक को, इन सभी संख्या को अपरिमेय बोला जाता है। तो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ये लिखने का नहीं, इसलिए मैं इसको लेक्चर बोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में देखिए, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं भले यूट्यूब ऑनलाइन में नया हूँ, लेकिन मैं तो 7 साल से सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, जब मैं पहले पहल हूँ तो शायद आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए इस बात को मुझे मालूम नहीं चल रही है। इसलिए आप हमें कमेंट से ज़रूर सुझाव दें कि किस तरह से चाहिए। मैं तो वैसे आप जिस तरह से मेहनत करता हूँ, जिस तरह से चाहिएगा, 99% मुझे भरोसा है कि आपको मैं उस तरह से जवाब देने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि मैं 7 साल से दिन में प्रत्येक दिन 10 घंटा का मैं सिर्फ क्लास में खड़ा ही रहने का मैंने आज तक अनुभव एक्सपीरियंस निभाया। नेक्स्ट 89 के पास आते हैं। 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में इतना 1:2 अनुपात के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत क्या होगी? देखिए, मिक्स का ही, मिश्रण का ही होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा सूत्र होता है। इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, मौखिक बोलकर भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 89 का आपको हो जाएगा, इसमें मैं आंसर बोल दिया आपको बिना हल किए, ये 175.5 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास। ये भी आपको क्या है,
आपको मैथ का ही सवाल है। कोई व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। वह मेज पर 10% की हानि और उसमें कुर्सी पर 10% के लाभ पर बेचता है। फिर उससे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का कार्य मूल्य क्या था। अगर तीसरा कंडीशन ना होता तो डायरेक्ट उसमें हमेशा हानि ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें तो भी कम से कम लिखने की कुछ जगह की ज़रूरत पड़ेंगे। तो इसका हल किए हैं, ये 300 रुपया होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में देखते हैं, जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास ने, शाहजहां ने, राव जोधाजी ने और महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सी होगा, राव जोधाजी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास। देखिए ये भी मैथ का सवाल है। नमक और पानी के घोल में ये बिलियन वाला है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बना लीजिएगा। चलिए बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मैं लिखने का भी प्रैक्टिस बताऊँगा। ठीक है, ये 92 में आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि ये हो जाएगा 120। ठीक है, और ए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के पास। 93 के पास, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या देविका रानी। तो क्या हो जाएगा, ये देविका रानी ऐसा था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति था देविका रानी। देखिए फिल्म पुरस्कार की सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, क्योंकि फिल्म सिनेमा जगत को उन्हीं ने जन्म दिया था। जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से जो सिर्फ चलचित्र था, सिर्फ फोटो था, लेकिन पहला बोलती फिल्म हुआ आलमारा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। 94 के पास। 94 में देखते हैं, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, अंकलेश्वर मंदिर या रनकपुर आदिनाथ का मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिलवाड़ा का मंदिर। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर दिलवाड़ा का मंदिर है। नेक्स्ट चलते हैं 95 के पास। देखते हैं इसमें, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कौन, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, गोपाल। तो पहले आप जानेंगे कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो उनके पुत्र धर्मपाल 707 से लेकर 810 ईस्वी तक पाल वंश का राजा रहा था। कब, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक पाल वंश का शासक रहा था। धर्मपाल आपको उत्साही बौद्ध थे, ठीक है। उसी के हिसाब से उन्होंने विक्रमशिला तथा सोमवारी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारो विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक उसके हरिभद्र निवास रहते थे, और उन्होंने और सारे बहुत आपको धार्मिक विद्यालय स्थापित किए थे, लेकिन तो भी वो धार्मिक रूप से कट्टरता नहीं समझे जाते थे, बल्कि सही शून्य ही समझे जाते थे। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, धर्मपाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के पास। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन से, राजा राजचोल, महेंद्र वर्मन प्रथम, राजसिम्हा, विक्रमादित्य। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। तो क्या है, प्रथम महिला बोला गया,
प्रथम महिला कहने से एनी बेसेंट है, ठीक है। प्रथम महिला कहने से क्या है, एनी बेसेंट है। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला कही जाए, अच्छा, ये एनी बेसेंट जो थी तो कब थी, 1914 ईस्वी के मद्रास में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसमें वो अपनी अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो हो गया कौन, सॉरी 1917 में की थी एनिबेशन कब की थी, 1917 में की थी, ठीक है, 1917 में की थी प्रथम महिला के रूप में। लेकिन भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 98 दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। अल फिहरिश्वत, किताब अल बया, मज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर। तो देखिए अब क्या होना चाहिए कि बड़े विद्वान थे शाहजहां का ये बेटा था दारा शिकोह, जो सिर ए अकबर के नाम से उसमें बहुत सारी किताब उन्होंने, जैसे विशेषकर आपको उपनिषद का बहुत सारा पार्ट उन्होंने क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे, फारसी में अनुवाद किए थे, ठीक है। वो है ऑप्शन डी, सिर ए अकबर के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 भारत में सर्वाधिक व्यापक वन के प्रकार कौन से हैं। सर्वाधिक व्यापक वन के प्रकार कौन है, पर्णपाती वन, कांटीले वन, जौरीय वन या पर्वतीय वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पर्णपाती वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक बिहार में स्थित है, यह कौन सा स्थान है, कौन है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, नालंदा है, बोधगया है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको पता ही है नालंदा है, ठीक है। इस प्रकार ये मेरा 100 सवाल पूरा हुआ माय डियर फ्रेंड्स। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं समझता हूँ कि हालांकि मैं आपको जितनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सका चूँकि मैं ऑनलाइन में न्यू होने के कारण, लेकिन मैं बार बार इस बात की विश्वास आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आपके हर तरीके को मैं ज़रूर निभा पाऊँगा। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर भी करें। साथ ही साथ आपको किस तरह की कंटेंट की ज़रूरत है, चाहे किस तरह होना चाहिए या चाहे हमें भी किस तरह की कमी नज़र आती है, उसको ज़रूर बताइए। मैं अपने आप को चेंजिंग करूँगा क्योंकि मैं तरह तरीके से मैं कर सकता हूँ या किया हुआ हूँ। थैंक यू। इसी के साथ अगले वीडियो तक आने के लिए तब तक इसे बंद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।